हेलो एवरीवन। आज हम चर्चा करेंगे ह्यूमन ज्योग्राफी के टॉपिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैन एनवायरनमेंट रिलेशनशिप के बचे हुए भाग पर। पिछले लेक्चर में हमने बात की थी कि मानव पर्यावरण संबंध क्या है। मानव पर्यावरण संबंध के अंतर्गत कौन से पर्यावरण को सम्मिलित किया जाता है, हम पर्यावरण को किन किन मंडलों में बांटते हैं और इस संकल्पना के अंतर्गत हम कौन से पर्यावरण को सम्मिलित करते हैं। अब हम आगे बात करते हैं भौगोलिक पर्यावरण। भौगोलिक पर्यावरण को दो भागों में बांटा गया है, भौतिक या प्राकृतिक पर्यावरण और दूसरा सामाजिक और सांस्कृतिक पर्यावरण। भौगोलिक पर्यावरण से अभिप्राय उन संपूर्ण भौतिक शक्तियों, प्रक्रियाओं और तत्वों से किया जाता है जिसका प्रत्यक्ष प्रभाव मानव पर पड़ता है। इसे हम पुनः तीन भागों में बांटते हैं। पहला, प्राकृतिक पर्यावरण की शक्तियाँ, जिसके अंतर्गत सूर्यताप, पृथ्वी की दैनिक गुरुत्व शक्तियाँ, ज्वालामुखी क्रियाएं, भूपटल की गतियाँ आदि सम्मिलित होती हैं। इन शक्तियों के द्वारा पृथ्वी पर अनेक प्रकार की क्रियाएं होती हैं जिससे पर्यावरण के तत्व उत्पन्न होते हैं और इन सब का प्रभाव मानव की क्रियाओं पर पड़ता है। वस्तुतः इन शक्तियों के प्रभाव का अध्ययन मानव भूगोल में होता है। दूसरा, प्राकृतिक पर्यावरण की प्रक्रियाएं। इसके अंतर्गत अपरदन, अवसादीकरण, ताप का संवहन या संचलन, विकिरण, वायु जल प्रवाह और जीव जंतुओं का जन्म मरण आदि सम्मिलित होता है। तीसरा इसका पार्ट है प्राकृतिक पर्यावरण के तत्व। इसके अंतर्गत उन तथ्यों को सम्मिलित किया जाता है जो शक्तियों और प्रक्रियाओं से धरातल पर उत्पन्न होते हैं, जो कि तीन प्रकार के होते हैं। पहला, भौतिक तत्व, जिसमें मौसम, जलवायु, स्थलाकृतियाँ, मिट्टियाँ, चट्टानें, खनिज, धरातलीय जल, भूमिगत जल आदि आते हैं। दूसरा, जैविक तत्व, इसमें प्राकृतिक वनस्पति, जीव जंतु और सूक्ष्म जीव आते हैं। और मानव प्राकृतिक शक्तियों और प्रक्रियाओं के फलस्वरूप तीसरा तत्व उत्पन्न होता है भाववाचक तत्व। इसमें प्रदेश की ज्यामितीय स्थिति, प्राकृतिक अवस्थिति, प्रदेश का क्षेत्रफल विस्तार, प्रदेश की आकृतियाँ और भौगोलिक अवस्थिति को रखा जाता है। ये समस्त प्राकृतिक वातावरण के तत्व एक दूसरे से अलग होते हुए भी एक दूसरे के से परस्पर संबंधित होते हैं। इनका प्रभाव एक दूसरे पर पड़ता है और सबसे मिलकर जो संयुक्त परिस्थिति बनती है उसे ही हम प्राकृतिक या भौतिक पर्यावरण का नाम भी देते हैं। दूसरा भौगोलिक पर्यावरण का प्रकार है सांस्कृतिक सामाजिक पर्यावरण। मानव प्राकृतिक वातावरण में अपनी बुद्धि, प्रविधि, तकनीकी सहायता से संशोधन करता है और उसे अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप बना देता है। उदाहरण के रूप में वह कृषि के लिए भूमि को जोतकर खेती करता है, जंगलों को साफ करके नया गांव नगर बसाता है, भूगर्भ से खनिज को निकालकर उद्योग स्थापित करता है। इस प्रकार वह अपनी प्राकृतिक वातावरण के तत्वों का शोषण कर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है और एक नवीन पर्यावरण का निर्माण करता है जिसे हम सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण कहते हैं। इसे हम मानव द्वारा निर्मित पर्यावरण भी कह सकते हैं। इसके अंतर्गत इसके भी तीन अंग हैं या इसके अंतर्गत तीन चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। पहला, सांस्कृतिक वातावरण की शक्तियाँ, दूसरा सांस्कृतिक वातावरण की प्रक्रिया और तीसरा उसके तत्व। तो सांस्कृतिक वातावरण की शक्तियाँ कौन सी हैं? इसके अंतर्गत उस प्रदेश की जनता को उस सांस्कृतिक वातावरण की शक्ति कहते हैं। मानव समाज एक सजीव और क्रियाशील इकाई है, यह तो हम सब जानते हैं। वह एक स्वतंत्र भौगोलिक कारक भी है। इसके चारों ओर ही मानव अपने चारों ओर स्थित भौगोलिक तत्वों का उपभोग कर मानव अपना विकास करता है
मानव वह शक्ति है जो सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण करती है। तो सांस्कृतिक वातावरण की शक्तियों के अंतर्गत प्रदेश की जनसंख्या, जनसंख्या वितरण, सघनता, स्त्री पुरुष अनुपात, आयु वर्ग, प्रजाति संरचना, शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक क्षमता, जनसंख्या में वृद्धि और उसके कारण सम्मिलित होते हैं। नेक्स्ट, सांस्कृतिक पर्यावरण की प्रक्रियाएं। इसके अंतर्गत पोषण, सामूहिकरण, पुनरुत्पादन, प्रभुत्व स्थापन, प्रवास, पृथक्करण, समावेश, विशेषीकरण और अनुक्रमण आदि आता है, जिन प्रक्रियाओं के द्वारा मानव और मानव वर्ग अपना सामाजिक समायोजन स्थापित करते हैं। तीसरा, प्राकृतिक पर्यावरण के तत्व, सांस्कृतिक पर्यावरण के तत्व। इसके अंतर्गत मानव द्वारा निर्मित वस्तुएं और भूदृश्यों, व्यवसाय, संस्थाएं, प्रथाएं, कलाएं, विज्ञान, यंत्र, उद्योग, तकनीकी आदि आते हैं। इसे हम पुनः 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला, सामाजिक नियंत्रण के प्रतिरूप, जिसमें लोक रीतियाँ, रीति रिवाज, मान्यताएं, संस्थाएं, सरकार, विवाह प्रथा, पुलिस, कानून, युद्ध, विद्यालय, प्रेस आदि सम्मिलित होते हैं। दूसरा, क्रिया संबंधी प्रतिरूप, इसमें मनुष्य के व्यवसाय, उद्योग, राजनीतिक एवं सैन्य संस्थाएं, शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक प्रयास, मनोरंजन एवं सौंदर्य संबंधी प्रयास सम्मिलित होते हैं। तीसरा, निर्माण प्रतिरूप या सांस्कृतिक भूदृश्य, इसमें भूमि और उसका विभाजन, अनेक प्रकार के भूदृश्य, नहरें, फसलें, पशुपालन, ग्रामीण बस्तियां, कृषि व्यवस्थाएं, नगरीय और अर्धनगरीय संस्थाएं, खदानें, कारखाने, बंदरगाह, जट्टियां, सड़क एवं रेल मार्ग के प्रतिरूप, वन, उद्यान, शमशान, बेकार पड़ी भूमि, सीमाएं, चुंगी, सैन्य किले आदि समस्त चीज़ें इसमें आती है। इस प्रकार भौगोलिक पर्यावरण, जो कि मानव और पर्यावरण के संबंध को स्पष्ट करता है, उसे 2 भागों में बांटा गया है, भौतिक पर्यावरण और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण। भौतिक पर्यावरण के अंदर उसकी शक्तियाँ, प्रक्रियाएं और उसके तत्व, जो कि सांस्कृतिक और सामाजिक तत्व की प्रक्रियाएं, शक्तियाँ और तत्वों के साथ समायोजन या एडजस्टमेंट करते हैं और उससे उनके मध्य समस्त गतिविधियां संपन्न होती है। अब हम बात करेंगे कि मानव और पर्यावरण की प्रकृति या स्वरूप कैसा है। मानव पर्यावरण संबंध का प्रकृति और स्वरूप। मानव और पर्यावरण 2 प्रकार से व्यवहार करता है। तो इस पर्यावरण की प्रकृति से हम 2 भागों में बांट सकते हैं कि एक तो होगा अनुकूल या सहयोगी पर्यावरण बनेगा और दूसरा बनेगा प्रतिकूल या असहयोगी पर्यावरण। अनुकूल और सहयोगी पर्यावरण से आशय फेवरेबल एनवायरनमेंट, जो कि विभिन्न प्राकृतिक पर्यावरण और मानव समूहों के लिए अनुकूल और प्रतिकूल होता है। एक विशिष्ट पर्यावरण की परिस्थितियाँ एक मानव समाज के लिए अनुकूल होती हैं, वही पर्यावरण दूसरी परिस्थितियाँ प्रतिकूल भी हो सकती हैं। तो अनुकूल परिवेश उसे कहेंगे जो किसी जीव समूह के अस्तित्व की रक्षा, विकास और उन्नति में सहायक होता है। जहाँ पर अनुकूल पर्यावरण मिलेगा वहाँ जीव जंतु को विकास करने की अड़चन नहीं होगी और जीवन सहज और सरल होता है। प्रतिकूल या असहयोगी पर्यावरण, जो पर्यावरण जीव समूह के अस्तित्व, रक्षा और विकास में बाधक होता है, उसे हम प्रतिकूल पर्यावरण कहेंगे। प्रतिकूल पर्यावरण में जब मानव को रहना पड़ता है तो वह उसे अपने अनुरूप बनाने की कोशिश करता है। मानव अपनी इन्हीं इच्छाओं की पूर्ति हेतु भौतिक वातावरण में परिवर्तन, परिमार्जन, संशोधन करता है। जैसे हम गर्मी से बचने के लिए एसी, सर्दी से बचने के लिए हीटर, बरसात से बचने के लिए छाते आदि की व्यवस्था करते हैं।
इस प्रकार मानव पर्यावरण जो हुए वो दो प्रकार का होता है, एक अनुकूल या सहयोगी पर्यावरण जहाँ मानव को किसी प्रकार की अड़चनें नहीं होती अपने विकास करने के लिए या अपने जीवन यापन के लिए, और दूसरा प्रतिकूल और असहयोगी जहाँ प्राकृतिक वातावरण उसके लिए बाधाएं उत्पन्न करता है, जिसमें संशोधन या परिमार्जन कर वह अपने जीवन यापन को सहज बनाने की कोशिश करता है। मानव पर्यावरण समायोजन। अब ये जो अनुकूल या प्रतिकूल पर्यावरण है इसके अंदर एडजस्टमेंट होता है। मानव अपने आसपास के पर्यावरण के साथ या मानव अपने जीवमंडल का जो पर्यावरण का हमने अध्ययन किया उसके साथ एडजस्टमेंट कैसे करता है। मानव भूगोल की एक लोकप्रिय और बहुचर्चित परिभाषा है, ह्यूमन ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ मैन एंड हिज एडजस्टमेंट टू एनवायरमेंट। अर्थात मानव भूगोल मानव और उसके पर्यावरण के मध्य समायोजन का अध्ययन करता है। प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक पर्यावरण के विभिन्न तत्व मानव के भोजन, वस्त्र, निवास, उद्योग धंधे और सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्थाओं पर प्रभाव डालते हैं। इन तत्वों के प्रभाव के अनुसार ही वह अपने रहन सहन में अनुकूलन करता है और उस पर्यावरण में रूपांतरण या परिवर्तन करता है। इन्हीं दोनों क्रियाओं अर्थात अनुकूलन और परिवर्तन के द्वारा वातावरण के इन्हीं दोनों क्रियाओं के द्वारा जो भी गतिविधियां होती हैं, जो भी प्रभाव आते हैं या जो भी भूदृश्य विकसित होता है वह सभी वातावरण समायोजन के अंतर्गत आता है। और पर्यावरण में यह परिवर्तन मानव अपनी आवश्यकताओं, शक्तियों और रुचियों के अनुसार करता है। तो मानवीय पर्यावरण समायोजन के दो पहलू होते हैं, पहला अनुकूलन, दूसरा रूपांतरण, एडेप्शन और मॉडिफिकेशन। अनुकूलन, एडेप्शन, इससे अभिप्राय मानव अपने आप को पर्यावरण के अनुकूल ढालता है या बना लेता है। अर्थात वह क्रिया जिसके द्वारा कोई जीव स्वयं को अपने पर्यावरण के अनुकूल ढालता है, वह पर्यावरण के अनुसार अपने में परिवर्तन करके स्वयं को उस पर्यावरण के अंदर रहने योग्य बनाता है, उसे अनुकूलन कहते हैं। अनुकूलन में मनुष्य दो प्रकार की क्रियाएं करता है, पहला आंतरिक अनुकूलन और दूसरा बाह्य अनुकूलन। आंतरिक अनुकूलन जो कि उसकी खान पान, रहन सहन, उसके रंग रूप, उसकी कद काठी, उसकी शारीरिक संरचना आदि में होता है, और बाहरी अनुकूलन उसके पहनावे में होता है। आंतरिक अनुकूलन को पुनः दो भागों में बांट सकते हैं, पहला ऐच्छिक और दूसरा अनैच्छिक। ऐच्छिक अनुकूलन अर्थात इन सबको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ सकते हैं कि जैसे कोई हॉलैंड जो कि ठंडे प्रदेश का निवासी है, वह तमिलनाडु में स्थित किसी उपग्रह स्टेशन पर काम करने के लिए आता है या वैज्ञानिक के रूप में आता है, तो वह जो फैमिली है या वह जो लोग हैं वह सबसे पहले तमिलनाडु के पर्यावरण से अनुकूलन करने की चेष्टा करते हैं। वह तमिल भाषा सीखते हैं, उनके खान पान की प्रणालियाँ सीखते हैं और उसके अंदर वो चीज़
कैपेसिटी होती है कि वो उसको अडेप्ट करे। तो ये तो होता है ऐच्छिक आंतरिक अनुकूलन। और धीरे धीरे जब उस वैज्ञानिक या उस व्यक्ति की पीढ़ियाँ वहाँ बसने लगती है तो वहाँ के भौगोलिक या प्राकृतिक पर्यावरण की वजह से उसकी संतति के शरीर की त्वचा धीरे धीरे श्याम वर्ण की होने लगती है। तो यह होता है अनैच्छिक आंतरिक अनुकूलन, जो कि उसकी इच्छा पर निर्भर नहीं करता। और जब ये परिवार तमिल भाषा से अपना तालमेल बैठाकर उन्हीं की तरह सामाजिक जीवन व्यतीत करने की चेष्टा करता है, उन्हीं की तरह कपड़े पहनना शुरू करता है, तो यह और उन्हीं की संस्कृति को अपनाने की कोशिश करते, तो यह सब बाह्य अनुकूलन कहलाता है। मॉडिफिकेशन। मनुष्य द्वारा आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक वातावरण में परिवर्धन या परिमार्जन जो किया जाता है उसे हम रूपांतरण कहते हैं। मनुष्य यह रूपांतरण अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अपनी शक्तियों और रुचियों के अनुसार करता है, और इस कार्य के संपादन में मनुष्य पूर्णतः स्वतंत्र नहीं होता, क्योंकि भौतिक और सामाजिक पर्यावरण मानव के समक्ष अनेक जटिलताएं भी प्रस्तुत कर देते हैं। इन दोनों ही वातावरणों में मानव परिस्थितियां अनुकूल होती है, वहाँ सफलतापूर्वक वातावरण में परिवर्तन नहीं कर। मानव के वातावरण में कुछ सीमाएं निर्धारित कर दी जाती हैं जिनका उल्लंघन मानव नहीं कर पाता। अतः मानव के लिए वातावरण कुछ सीमाएं उत्पन्न करता है और उसे उसी के अंदर रहकर अपना कार्य करना होता है। इस प्रकार प्राकृतिक और सांस्कृतिक वातावरण दोनों में ही वह रूपांतरण या संशोधन करता है, और यह संशोधन एकदम अचानक नहीं होता है, यह धीरे धीरे होता है। तो इसे हम मानव द्वारा जो समायोजन होता है जिसका भाग रूपांतरण है उसे हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला प्राकृतिक वातावरण का परिवर्तन और दूसरा सांस्कृतिक वातावरण का परिवर्तन। प्राकृतिक वातावरण द्वारा रूपांतरण अचानक या धीरे धीरे लाया जाता है, जैसे भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट, बाढ़ आदि, सूखा, आंधी, तूफान, जो कि एकदम अचानक से आते हैं। दूसरी तरफ मृदा जमाव के कारण अवसादी मैदान का निर्माण, जो कि एक लंबी प्रक्रिया है। इस परिवर्तन में मानव किसी प्रकार का सहयोग नहीं देता है, यह पूर्ण रूप से प्राकृतिक रूपांतरण होता है। दूसरा सांस्कृतिक वातावरण का परिवर्तन, अर्थात मानवीय प्रयासों के द्वारा किया गया रूपांतरण। इसके अंतर्गत वनों का शोषण, आग लगना या लगाना, नहरों नलकूपों का निर्माण, पशुचारण, खनन आदि भौतिक पर्यावरण, और मानव द्वारा दलदल को सुखाकर उपजाऊ मैदान बनाना, कृषि योग्य भूमि जंगलों को काट कर बनाना, पर्वतीय ढालों पर खेती करना, शुष्क भागों में नहरें बनाना आदि आता है, जो कि भौतिक पर्यावरण में रूपांतरण करके होता है। इस प्रकार मानव पर्यावरण समायोजन, अनुकूलन और रूपांतरण के द्वारा होता है। इस समस्त प्रक्रिया में मानवीय छांट एक महत्वपूर्ण कारक है। मानवीय छांट से आशय मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु वातावरण में अपनी तकनीकी सामर्थ्य के अनुसार परिवर्तन करता है, इसी को मानवीय छांट कहते हैं। अर्थात प्रकृति उपहार स्वरूप मानव को प्राकृतिक वातावरण प्रदत्त करती है। इस वातावरण में दृश्य व अदृश्य अनेक प्रकार के संसाधन होते हैं। मनुष्य अपनी विविध आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु प्रकृति में परिवर्तन करता है और प्रकृति मानव को अवसर प्रदान करती है। मानव अपनी छांट के अनुसार उस क्षेत्र विशेष में रूपांतरण करके उस प्रदेश को संगठित करता है और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, जो कि पूर्णतः उसकी तकनीकी सामर्थ्य पर निर्भर करती है। यही तक मानवीय छांट कहलाती है। तो मानव पर्यावरण संबंधों का महत्वपूर्ण मानवीय छांट है, जो कि प्राकृतिक और मानवीय वातावरण, जो कि सांस्कृतिक वातावरण है, उसके अंतर्गत उसके समायोजन को पूर्ण करती है और वह मानव सामर्थ्य पर निर्भर होती है।
थैंक यू।